क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था हीट एंड टेम्परेचर किया था, उसका थ्योरी कराया था, उसका रिलेशन दिखाया था, एक प्रॉब्लम भी कराया था हमने। आज हम थोड़े से उसी हीट एंड टेम्परेचर के बीच पे जो स्केल्स बताए गए थे, जो हम लोगों ने स्केल बताया था, जैसे सेल्सियस स्केल था, केल्विन स्केल था, रीमर स्केल था और फ़ारेनहाइट स्केल था। इस स्केल के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आने वाले दिनों में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर सके। तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन उसी के रेफरेंस में लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ कैसे करना है ताकि आपका एक प्रैक्टिस बने। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्मामीटर हैज़ रॉन्ग कैलिब्रेशन, it reads the melting point of ice minus 10 degrees Celsius. It reads 60 degrees Celsius in place of 50 degrees Celsius. Calculate the boiling point of water on this scale. क्या बताया कि एक स्केल है जो उसमें थोड़ी सी एरर है। तो वो जो स्केल है, अगर हम लोग आइस का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं तो वैसे सेल्सियस में तो हमें 10 डिग्री 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मगर वो इस स्केल पे उस स्केल पे आता है -10 डिग्री सेल्सियस दिखाता है उस स्केल पे। और जो 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस को वो रीड करता 60 डिग्री सेल्सियस उस थर्मामीटर पे आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उस स्केल पे नापेंगे तो कितना होगा वो उस स्केल पे, ये हमें बताना है। ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उस स्केल पे कितना होगा। ठीक, सवाल समझ में आया कुछ? ठीक है, हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो समझ में आएगा कैसे क्या करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है कि ये दो स्केल है, एक तो सेल्सियस स्केल होता है और एक वो स्केल जो उसमें एरर है। तो दो स्केल हो गया। सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल, ठीक है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन उस जो थर्मामीटर है जो है रॉन्ग थर्मामीटर, इस पे जो है इसी को जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को रीड कर रही है, वो -10 डिग्री सेल्सियस रीड कर रही है इस स्केल पे। वो कितनी बात समझ में आई? इसी तरह से क्या बताया कि इस स्केल पे जो एक टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर ये दे रखा है, एक ये 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मगर इसको इस वाले रॉन्ग जो थर्मामीटर है इस पे जो रीड कर रहा है वो कितना रीड कर रहा है? गिवन टेम्परेचर को ये 60 डिग्री रीड कर रही है। इसको जो 50 है यहाँ पे उसको ये 60 डिग्री रीड कर रहा है। तो हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस पे तो 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ये इस पे आता है सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस स्केल पे बताना है कितना होगा। ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि एक स्केल को दूसरे स्केल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है? गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स रीडिंग अपॉन अपर फिक्स रीडिंग माइनस लोअर फिक्स रीडिंग, यही होता है हमारा। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इस थर्मामीटर पे जो गिवन टेम्परेचर है, जो लोअर फिक्स पॉइंट है, जो नंबर ऑफ डिवीजन है, क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट हमें पता नहीं कि इसमें लोअर फिक्स पॉइंट है कितना। ठीक है, तो एक गिवन टेम्परेचर ले लेते हैं, एक लोअर फिक्स टेम्परेचर ले लेते हैं और नंबर ऑफ डिवीजन की जगह पे n ले लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन की जगह पे n। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों स्केल को जो हम लोग जानते हैं कि गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स रीडिंग अपॉन अपर फिक्स रीडिंग माइनस लोअर फिक्स रीडिंग होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हमारा जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस का गिवन टेम्परेचर C होता है
माइनस लोअर रीडिंग जो इसे करते हैं 0 होता है, अपर फिक्स वैल्यू सेल्सियस स्केल पे 100 है, माइनस 0 तो लोअर फिक्स रीडिंग होता है। यहाँ पे जो गिवन टेम्परेचर होगा, मान लो इसको T2 ले लेते हैं और इसका लोअर फिक्स रीडिंग होगा, ये जो है लोअर फिक्स टेम्परेचर जो होगा L ले लेते हैं, टेम्परेचर लोअर फिक्स रीडिंग। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है, अपर माइनस लोअर करते हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन N ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्केल का हमें अपर लोअर का पता नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है वो उस पर -10 डिग्री आता है, और अगर 50 डिग्री हम सेल्सियस पे लेते हैं तो 60 डिग्री उस पर आता है। बाकी इसका लोअर और अपर का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इन जनरल इस तरह से बना लेते हैं। कितनी बात सुन में? अब क्या बताया कि फॉर आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये फर्स्ट केस में लेते हैं। ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमारा, देखिए सी में से, तो ये सी का वैल्यू जो होगा 0 आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये 0/100, क्योंकि सी में से 0 में से 0 सी आ जाएगा, 100 में से 0 तो C/100 होगा। अब यहाँ पे C 0 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये जो टेम्परेचर में रीड कर रहा है -10 रीड कर रहा है, इसका लोअर रीडिंग पता नहीं है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन आ गया। कितनी बात सुन में? ये फॉर आइस के लिए ये हम लोग लेते हैं फॉर आइस। ये हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट केस, दो केस है, एक बॉइलिंग टेम्परेचर का लेना, एक तो 50 का लेना है, एक लोअर लिमिट का लेना है। तो हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ले लिया, ये फर्स्ट केस लेते हैं। इन फर्स्ट केस ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ले लिया, अपॉन 100 हो गया, ये -10 हो गया, और माइनस लोअर टेम्परेचर रीडिंग बाई नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू -10 -T लोअर रीडिंग। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो लोअर रीडिंग -10 के बराबर हो जाएगा। तो उस स्केल पे जो लोअर रीडिंग है, जो लोअर फिक्स वैल्यू है, वो -10 है। ये एक पॉइंट समझ में आ गया। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट केस का हो गया। अब हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं कि जो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो 60 मेजर कर रहा था, तो उसको देखते हैं सेकेंड केस में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये इन सेकेंड केस लेते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ इन सेकेंड केस। ठीक है, C/100 T गिवन टेम्परेचर T2 गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर पर नंबर ऑफ डिवीजन, ऐसे ले लिया। वो थर्मामीटर जिस पे एरर है उसका हम लोग ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सी पे कितना लेते हैं, 50 डिग्री अपॉन 100। यहाँ पे कितना वो रीड करके दिखा रहा है, वो 60 रीड करके दिखा रहा है, वो यहाँ पे 60 रीड कर रहा है। इसका लोअर फिक्स वैल्यू कितना आ गया हमारा, लोअर फिक्स वैल्यू हमारा आ गया -10 अपॉन n। कितनी बात सुन में? ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक, ये n इधर जाएगा और 2 उधर जाएगा, तो ये n आ गया, ये 2 आ गया, ये -60, ओ सॉरी ये 60 है, ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा, तो ये 70 आ जाएगा, तो ये हमारा 70 हो गया। तो नंबर ऑफ डिवीजन 140 आ जाएगा। ये हमारा नंबर ऑफ डिवीजन का वैल्यू भी आ गया। यानी इस टेम्परेचर का, यानी सॉरी इस स्केल का, इस थर्मामीटर का जो लोअर फिक्स वैल्यू है वो -10 एक रीडिंग आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना 140 आ गया। अब बोला कि इसी स्केल पे बताइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना उस स्केल पे रीड करेंगे। सेल्सियस पे तो 100 होता है, यहां तक समझ में आ गया है? इसे नोट कर लिए, इसे मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। ये 100 डिग्री को वहां पे दिखाते हैं कितना होगा वो, तो ये हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है C/100 और गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर ऑफ दिस स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये हमें कितना है, 100 लेते हैं, तो ये 100/100 हो जाएगा। और ये गिवन टेम्परेचर कितना दे रखा है, ये हमें टेम्परेचर रीड करके बताएगा ये। और ये जो है ना लोअर है -10, ये आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन 140 आ गया। ये कितनी बात सुन में? ये कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 140 इधर क्रॉस करें तो 140 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा ये 140 इज इक्वल टू T2 + 10।
और 10 को इधर लाएंगे तो 130 आ जाएगा T2। क्या मतलब हुआ ये हमारा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, उस स्केल पे, मतलब जो नया वाला जो स्केल है, इस वाले स्केल पे वो 130 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, वो 130 दिखाएगा उस पे। ठीक है, यानी कि वाटर का जो अच्छा जो करेक्ट थर्मोमीटर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो थर्मोमीटर चूंकि उसमें एरर है तो उस पे वो 130 दिखाएगा, वो 100 की जगह पे 130 दिखाएगा। कितनी बात समझ में आई ये? कुछ कुछ समझ में आई ये? इसमें हम लोगों ने क्या क्या 3 इंफॉर्मेशन दे रखा था। पहला इंफॉर्मेशन 0 से शुरू किया था, तो हम लोगों ने 0 से शुरू करके ये -10 को लेके हम लोगों ने वहां से लोअर रीडिंग निकाल लिया था, लोअर रीडिंग निकाल लिया था हम लोगों ने। तो उसके बाद फिर ये 50 और 60 के हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लिया कि उसी पे कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, और फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल निकाल दिया। कितनी बात समझ में आई? है ना सवाल बहुत प्यारा, अच्छा सवाल है। किसी भी फॉल्टी थर्मामीटर पे कोई रीडिंग निकालना हो तो हम लोग ये 0 डिग्री यानी कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है, इसको लेते हैं। आइस का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ये दो हमें टेम्परेचर तो पता ही है, वो फॉल्टी पे उसको यूज कर लेते हैं। बाकी कोई अगर टेम्परेचर दिया होता तो और सब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को मिल जाता उसके हेल्प से। ठीक है, तो वो कोरिलेट करने में आसानी हो जाता है। तो ये था एक सवाल स्केल पे, अच्छा सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाऊंगा। ठीक ठीक है, एक ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा। ठीक है, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, ये एक आसान सा छोटा सा सवाल है, बस समझने के लिए मैं ये कर देता हूँ। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। क्या दे रखा है? एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, यानी वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं रीडिंग। वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों का रीडिंग कोइंसाइड करता है? ठीक है, वो हमें दिखाना है। ये ऐसा सवाल कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आ जाता है, न्यूमेरिकल से करके दिखा रहे हैं मगर आता ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से आ जाता है। ठीक, तो करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। दोनों स्केल फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल का अगर हम लोग रिलेशन लिखते हैं तो क्या आता है? C/100 इज इक्वल टू F/F-32/180। ये तो जानते हैं फ़ारेनहाइट का जो लोअर लिमिट होता है 32 होता है, अपर लिमिट 212 होता है, जो डिवीजन होते हैं 180 आता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया है। इसको अगर हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं तो 20 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 आ जाता है और ये 9 आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों स्केल जो ना एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, वो x है। लेट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड एट x डिग्री। ठीक है ना, x डिग्री पे कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पे दोनों के जगह पे x लिख देते हैं, यहाँ पे x/5 कर लेते हैं और ये x-32/9 कर लेते हैं। ठीक, कितनी बात सुन में यहाँ तक समझ में आई? आगे चले हम लोग, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 9x हो जाएगा और ये 5x-32 आ जाएगा। ये 9x है, ये 5x और इसको मल्टीप्लाई कर 5 टू 10, 115, 116। ठीक, ये 5x को इधर लेते हैं, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू -160। ये 4x इज इक्वल टू -160 और x इज इक्वल टू 160 माइनस डिवाइडेड बाई 4, तो -40। ठीक है, तो -40 डिग्री। क्या मतलब हुआ कि ये जो x है दोनों ही, यानी ये दोनों स्केल जो है ना -40 डिग्री पे कोइंसाइड करते हैं।
यानी कि ये -40 डिग्री पे दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल, ये दोनों बराबर ही है, दोनों एक ही जगह रीडिंग आता है। ये है सवाल, कितना समझ में? ये याद रखने का ऑब्जेक्टिव सवाल अक्सर आते रहते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे ये दोनों स्केल बराबर होते हैं या कोइंसाइड करते हैं। क्वेश्चन में समझ में आ रही बात? कहाँ तक समझ में आया इसे नोट कर लीजिए, आगे मैं एक सवाल और कराता हूँ उसको। ठीक है, ये हम लोगों ने दूसरा एक सवाल लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके बताता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा? अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, यानी ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज हो सकता है मगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने किया था, डिस्कस किया था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूजिंग हीलियम records a pressure of 20 kilopascal at the triple point of water. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे प्रेशर जो रीड कर रहा है वो 20 किलो पास्कल है, and the pressure of 14.3 kilopascal at the temperature of dry ice. Dry ice, solid carbon dioxide. What is the temperature of dry ice? यानी ड्राई आइस लेते हैं और ड्राई आइस का जो प्रेशर कैलकुलेट किया गया वो 14.3 किलो पास्कल है, तो ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना है वो नापना है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट पे, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है 20 किलो पास्कल। ठीक, इतनी बात सुन में क्या बताया कि एक हीलियम गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, उसमें ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो प्रेशर है वो 20 किलो पास्कल है, और एक ड्राई आइस का जो प्रेशर है वो 14.3 किलो पास्कल है। तो ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना है वो बताना है उस वक्त। ठीक है, इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहां से सोल्यूशन कर रहे हैं। इसका क्या दे रखा हमारा सोल्यूशन में देखते हैं। इसका जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट जो दे रखा है 20 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल ये दे रखा है ये। ठीक, और प्रेशर ऑफ ड्राई आइस दे रखा है, प्रेशर ऑफ ड्राई आइस वो दे रखा हमारा, कितना दे रखा है ये? 14.3 किलो पास्कल। ठीक, और प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस बताना है, टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस। ठीक, हाँ बताइए, समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हम लोगों ने पॉइंट दे रखा है। अब हम इसका रिलेशन लिखते हैं। हमें याद है कि जब भी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसका ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के साथ वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो रिलेशन दे रखा है, इसको टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस देखते थे, टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस अपॉन टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट is equal to pressure of dry ice upon pressure of ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट को उधर क्रॉस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई आइस अपॉन प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इनटू टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ये है ना, ये प्रेशर ऑफ ड्राई आइस कितना दे रखा है? 14.3 किलो पास्कल अपॉन वाटर कितना दे रखा? ट्रिपल पॉइंट वाटर का 20.0 किलो पास्कल, और ये है 273.16 किलो पास्कल दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग यहाँ देखिए, इसको ले लेते हैं, इसको आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 14.3 इंटू 273.16 अपॉन 20 है। ठीक है, ये जीरो हटा के यहाँ पे चाहो तो डेसिमल को एक बढ़ा सकते हैं ऊपर,
और 2 से काट देते हैं तो ये होगा 7.15। ठीक है, 2 से काट दिया 14.3 को 7.15 और डेसिमल हटा के हम लोग यहाँ डेसिमल डाल दो। ठीक है, 0 हटा के डेसिमल डाल दिया। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर 0.715 इंटू 273.16। जब इसको मल्टीप्लाई करते तो 195.3 केल्विन आएगा ये। तो ये हमारा टेम्परेचर आएगा ड्राई आइस का। जो टेम्परेचर होगा ट्रिपल पॉइंट पे वो 195.3 केल्विन आएगा। कितनी बात समझ में? तो ये एक अच्छा रिलेशन है। ये रिलेशन जो है एक वाटर का ट्रिपल पॉइंट के साथ जो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर का है वो एक रिलेशन ये है। इसको यूज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर को लिखने के लिए, अगर वो ट्रिपल पॉइंट के साथ दिया रहता है तो, वाटर के ट्रिपल पॉइंट के साथ रिलेट करके दिया रहता है तो। कितनी बात समझ में ये समझ में आ रही है? बहुत अच्छा सवाल, ये छोटा सवाल है मगर अच्छा यूज करने का दे रखा है, कैसे ट्रिपल पॉइंट को यूज करते हैं। ठीक, ओके, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आज के लिए, रेजिस्टेंस बेस्ड। तो उसे कर लेते हैं आज। इसे मैं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए इसको। ये एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर उसे करता हूँ। अ प्लेटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm at 0 degree Celsius and 20 ohm at 273 degree Celsius. Find the value of coefficient of resistance. ठीक, यानी जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो उस वक्त प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था और 273 हुआ सेल्सियस तो उसका रेजिस्टेंस होगा 20 ओम। यानी टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता। मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो 273 पे 20 ओम का हो गया। तो बताना है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो एक रिलेशन था हमारा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और उस वक्त जो टेम्परेचर है T1 ले लेते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर एक फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 20 ओम है और आर जो T2 है वो 273 डिग्री सेल्सियस है वो। ठीक है, हमें कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है, अल्फा निकालना, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना, ये इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, याद होगा कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है ये, यानी ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है 1। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी पे कितना है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा टी जो होगा T2 माइनस T1। T2 कितना है 273 माइनस 0 डिग्री यानी 273, ये हमारा दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर, जो इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले, अब इसमें हम लोग वैल्यू को डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू आर नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। हमें अल्फा निकालना, तो अल्फा को रोक के बाकी इधर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। देखिए रेजिस्टेंस कितना है टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे 20, इनिशियल कितना था 10 है और ये इनिशियल फिर 10 है और चेंज इन टेम्परेचर कितना 273, ये हमारा आ गया 273। कितनी बात सुन में, ये 20 में से 10 जाएंगे तो 10 आ जाएगा ये अपॉन 10 इंटू 273
10 से 10 कैंसिल, तो 1/273। तो ये दे रखा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 1/273 डिग्री, ठीक है, 273। ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये इसका यूनिट होगा पर सेल्सियस, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा पर सेल्सियस, ठीक है। कहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए जो स्केल बेस्ड, यानी कि सेल्सियस है, रिमर है, फ़ारेनहाइट है, कल एब्सोल्यूट स्केल, इसके बेस पे ये कुछ सवाल करा दिए। इससे क्या होगा, स्केल को कन्वर्जन करने में आपको समझ में आएगा, और इस तरह से आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। और वो बच्चे जो 8, 9, 10th में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, प्लानिंग चाहिए कैसे करना है, कि ताकि हमें पहले अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाए, साथ ही हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत इकोनॉमिकली हो जाता है मेडिकल की पढ़ाई, वरना प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और कुछ ही फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी तो सब लोग मॉडल मिडिल क्लास है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत इकोनॉमिकल होता है। तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना होगा, और अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमसे जुड़िए, कैसे हम लोग क्या-क्या तैयारी करा रहे हैं, उसको आप जानकारी लें और जुड़े हमारे साथ। ओके, थैंक यू।